तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट एंड नर्सिंग का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे साथ ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड ओवरव्यू ऑफ नेंडा है। इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल क्या करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसके थ्रू हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस होती है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फिर उसी प्लानिंग पर अमल करते हुए हम अपने पेशेंट के प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हल करते हैं। तो इस पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस पर। ठीक है, आज के लेक्चर्स के हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है तो इनमें हम मंदरजल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के हमारे साथ जो मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस आ गई, मेडिकल डायग्नोसिस आ गई। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस के हमारे साथ जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। कंपेयरिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ जो बेसिक स्टेप्स होते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसेस के दौरान जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम वेरियस फॉर्मेट फॉर राइटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस जब हम कर लेते हैं तो उसको हम किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंटेशन के हमारे साथ मुख्तलिफ पैटर्न है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है, तो उस फॉर्मेट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ में ही नर्सिंग डायग्नोसिस के जो हमारे साथ मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे और आखिर में हम लिस्ट गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट जो है लिखने के लिए हमारे साथ कुछ गाइडलाइंस है, तो उन गाइडलाइंस पर हम रोशनी डालेंगे। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको इसके हवाले से बताऊं तो नर्सिंग डायग्नोसिस असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है असेसमेंट प्रोसेस के दौरान, तो उसी डेटा को मद्देनज़र रखते हुए, पेशेंट के साइन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है, साथ में उसको भी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल डिफिनेशन आपको दी है, इसमें कहते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट individual, family, or community responses to actual and potential health problems or life processes. A nursing diagnosis provides the basis for selection of nursing interventions to achieve outcome to which the nurse is accountable. सिंपल अल्फाज में नंदा ने, जो कि हमारे साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2005 में उन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस की डिफिनीशन की थी कि नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी पेशेंट, फैमिली या जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, तो उनकी जब हम क्लिनिकली जजमेंट करते हैं, क्लिनिकली जब उनको हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, उनको हम देखते हैं, जिसके बेसिस पर हम उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग पर अमल करते हुए हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे अमल को हम क्या कहेंगे, इस पूरे अमल को हम नर्सिंग डायग्नोस कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म जो आता Yes. है वो है मेडिकल डायग्नोसिस।
मेडिकल डायग्नोसिस क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस इज द जी सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज कंडीशन based on a specific evaluation of physical signs, symptoms, the client medical history, and the results of diagnostic tests and procedures is called medical diagnosis. देखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिस क्या करते हैं, पेशेंट से जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है तो उसी डेटा को कंसीडर करते हुए उसके बेस पर क्या करते हैं, पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जबकि मेडिकल डायग्नोसिस ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट के जो फिजिकल साइन सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम उनको हुआ होता है, ठीक है, तो उसके फिजिकल साइन सिम्टम्स को इवालुएट करते हुए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए, उनके मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर को देखते हुए हम क्या करते हैं, उनका जो डिजीज कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, इस अमल को हम मेडिकल डायग्नोसिस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर मुझे कुछ पता नहीं होता कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस के भी क्या है, 5 टाइप्स है। द 5 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर, सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल डायग्नोसिस से क्या मुराद है, ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। घर में शोर है इसलिए माइक नहीं ऑन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दिया करें, अगर मैं आपसे पूछूं तो रिस्पॉन्स दिया करें। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम that is present at the time of nursing assessment, example are ineffective breathing pattern and anxiety। एक्चुअल डायग्नोसिस जो कि कल भी मैंने आपको बताया था एक्चुअल प्रॉब्लम और पोटेंशियल प्रॉब्लम के बारे में, कि एक्चुअल प्रॉब्लम या एक्चुअल डायग्नोसिस से मुराद ये है कि जिस टाइम आपके पास पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल और उनकी आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसी असेसमेंट के टाइम पेशेंट को जो प्रॉब्लम लाहक हुई होती है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई होती है, जिस मसले के साथ वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। सो एन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। जाहिर बात है, अगर आपके पेशेंट को क्या है, एब्डोमिनल पेन है, तो एब्डोमिनल पेन में उनके जो साइन सिम्टम है वो जाहिर बात है हमें नज़र आएंगे। पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हुए होंगे, ठीक है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हमें दिखाई देगा। इसी तरह से पेशेंट ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ होगा बहुत ज़्यादा पेन की वजह से, ठीक है। साथ में वो हमें खुद भी बताएंगे कि पेट में दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, ये साइन सिम्टम्स है जिसकी बेस पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पेशेंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी टाइप आती है इसको हम रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस या रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस ये हमारे साथ वो डायग्नोसिस होती है जिसमें पेशेंट को वो प्रॉब्लम नहीं हुई होती, लेकिन अगर वो उस प्रॉब्लम के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ना ले, प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले, तो वो प्रॉब्लम उनको हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, तो फिलहाल उनको किसी किस्म का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर वो अपने इस मोटापे के लिए कोई तदबीर जो है ना अपनाए, ठीक है, कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले, ठीक है, एक्सरसाइजेज स्टार्ट ना करे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको क्या हो जाए, इनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाए, मतलब इनके कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर इनको हो जाए, या हार्ट अटैक इनको आ जाए, ठीक है, या हार्ट फेलियर इनको हो जाए, कंजस्टेड हार्ट फेलियर इनको हो जाए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। पेशेंट की
जो हेल्थ स्टेटस होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके बेसिस पर पेशेंट को आने वाले ख़तरात के बारे में जब हम क्या करते हैं, आगाह करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है अगर आपने एहतियाती तदाबीर ना अपनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे। Is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factors indicate that a problem is likely to develop unless nurse interview, ठीक है, intervene, वही बात है जिसमें मौजूदा टाइम पर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए नर्स क्या करते हैं, उनको तनबीह करते हैं कि अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आपको आने वाले दिनों में ये मसला हो सकता है। मतलब ये है कि उनके सर पर खतरा जो है वो मंडला रही होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। For example, all people admitted to the hospital have some possibility of acquiring an infection. However, a client with diabetes or a compromised immune system is at high risk than others. Therefore, the nurse appropriately use the label risk for infection to describe the client health status. ठीक है, जाहिरी बात ही नोजोकोमियल इन्फेक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन से मुराद वो इन्फेक्शन जो कि जब आप हॉस्पिटल आ रहे होते हैं तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल विजिट करने के बाद आपको हॉस्पिटल से ही क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन आपको हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे साथ लोग होते हैं हॉस्पिटल विजिट करते हैं, ठीक है, तो इन सब में जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों में फिर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के काज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होते हैं, प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टाइप आती है वो है वेलनेस डायग्नोसिस, ठीक है। वेलनेस डायग्नोसिस, इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है हो रहा होगा कि इसमें क्या बात हो रही है। Describe human responses to level of wellness in an individual, family, or community that have a readiness for enhancement is called wellness diagnosis. Wellness diagnosis से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो डायग्नोसिस होती है, वो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है जिसकी बेस पर हम पेशेंट के जो लेवल ऑफ वेलनेस है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में कितनी हद तक जो है बेहतरी आई है, कितनी हद तक जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलनेस डायग्नोसिस कहेंगे, ठीक है। For example of wellness diagnosis would be readiness for enhanced spiritual well-being or readiness for enhanced family coping, ठीक है। सिंपल बात है कि स्पिरिचुअली एक बंदा जो है रूहानी तौर पर अपने आप को जो है रिलैक्स फील कर रहा हो, पुरसकून फील कर रहा हो, या फैमिली की तरफ से जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हो, तो ये हमारे साथ क्या है, एग्जाम्पल है वेलनेस डायग्नोसिस की। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो चौथी टाइप है वो है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस इज वन इन विच एविडेंस अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट और अनक्लियर, सो अ पॉसिबल डायग्नोसिस रिक्वायर मोर डेटा इधर टू सपोर्ट और टू रिफ्यूज इट, ठीक है। पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है जिसमें नर्सिस के पास इनसफिशिएंट डेटा होने की वजह से, नाकाफ़ी डेटा होने की वजह से नर्सेज जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाते, वो डिसीजन नहीं ले पाते कि आया पेशेंट की जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हकीकत में ही ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से उनको अंदेशा होता है कि हाँ ये मसला पेशेंट को हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन वो जो है श्योरिटी के साथ ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ हमारे पेशेंट को ये मसला है या नहीं है। तो इस वजह से फिर नर्सिस को जो है मज़ीद डेटा जो है वो दरकार होती है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या इसको रिफ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एल्डरली विडो who lives alone is admitted to the hospital.
The nurse notices that she has no visitor and is pleased with attention and conversation from the nursing staff. Until more data are collected, the nurse may write a nursing diagnosis of possible social isolation related to unknowing etiology. जाहिर बात है, कहते हैं कि एक एज विडो है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल आई हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, लेकिन नर्सिस ने जो है ये बात नोट की है उनके एडमिशन से लेकर अब तक के एडमिशन के बाद जो है इनके लिए जो है कोई अटेंडेंट जो है इनके लिए नहीं आया इनकी पूछताछ के लिए, ठीक है। तो नर्स जो है इस सिचुएशन को देखते हुए ये कंक्लूड करेंगी कि पेशेंट जो है हो सकता है सोशल आइसोलेशन की वजह से जो है क्या हुई हो, मुतासिर हुई हो, जिसका कोई वजह जो है उनको फ़िलहाल मालूम नहीं होता। तो इसको हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके जी। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट टाइप आता है वो है syndrome diagnosis. Is diagnosis that is associated with a cluster of other diagnoses. Syndrome diagnosis, syndrome किसे कहते हैं? Syndrome से मुराद a collection of signs symptoms of मल्टीपल डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियों के साइंस सिम्टम्स का एक मजमुआ हो तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सो सिंड्रोम डायग्नोसिस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो डायग्नोसिस होती है जिसमें हम पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम हुए होते हैं और उस प्रॉब्लम्स के जो साइंस सिम्टम्स है उसके हवाले से जो है नर्सिस क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस कहेंगे, ठीक है। जिसे में क्लस्टर किसे कहते हैं, क्लस्टर से मुराद मजमुआ, एक बहुत सारा मजमुआ जो है, क्लस्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस मतलब बहुत सारी बीमारियों की एक मजमुआ जो होता है वो पेशेंट में जो है फाइंड आउट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस कहेंगे। Currently, 6 syndrome diagnoses are on the NENDA international list. That is, risk for disuse syndrome, for example, may be experienced by long-term bedridden client, ठीक है। क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद दिस सिंड्रोम इंक्लूड, जैसे कि इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, एक पेशेंट है उनको जो है फिजिकली इमोबाइल है। रिस्क फॉर इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी, टिश्यू इंटीग्रिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है। रिस्क फॉर कंस्टिपेशन, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फॉर पावरलेसनेस, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। तो ये हमारे साथ एक ही टाइम पर आप एक पेशेंट में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस कंडीशन को फिर हम रिस्क या सिंड्रोम डायग्नोसिस कहेंगे, इसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ नेंडा नर्सिंग डायग्नोसिस, नेंडा नर्सिंग डायग्नोसिस के हमारे साथ कुछ कंपोनेंट है। नेंडा से क्या मुराद है? नेंडा से मुराद ये है कि नर्सिंग नॉर्थ या क्या है, नेंडा से क्या, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। कल की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ भी था कि ये हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डायग्नोसिस टर्म को क्या किया था, इसको यूज़ किया था। अच्छा जी, कंपोनेंट ऑफ नेंडा नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके हमारे साथ जो कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है प्रॉब्लम एंड इट डिफिनीशन, कि क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या मसला है पेशेंट को, उसको आपने डिफाइन करना होता है। फिर इसी तरह से वो मसला किस वजह से काज हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इटियोलॉजी है, उसको आपने डिफाइन करना होता है। और तीसरा द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, और जो प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है तो उसके साथ साथ पेशेंट किस तरह से जो है वो अपीयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, या उस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट में कौन कौन सी चेंजेस आई हुई है। तो ये हमारे साथ 3 कंपोनेंट होती है नर्सिंग डायग्नोसिस में। जब भी हम एक प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है उनको क्या है, मिसाल के तौर पर कंस्टिपेशन है उनको, ठीक है। सो कंस्टिपेशन ड्यू टू एक्टिविटी, लेक ऑफ एक्टिविटी या लेक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी।
सो ये हमारे साथ क्या हो गई, हमने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ हमने इटियोलॉजी को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट को क्या है, कंस्टिपेशन है। किस वजह से है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, बस एक ही जगह पर जो है वो लेटे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेशेंट को क्या हुई, कंस्टिपेशन हुई। या पेशेंट जो है मल न्यूट्रिशन का शिकार है ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे जिसकी वजह से मल न्यूट्रिशन का शिकार हुए। तो ये हमारे साथ क्या है, मुख्तलिफ नर्सिंग डायग्नोसिस है। सो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, सो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि क्या मसला है पेशेंट को, फिर उसके बाद उसके पीछे जो रीज़न है उसको डिफाइन करेंगे जिस चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या चेंजेस आपको पेशेंट में नज़र आ रही है उसको आपने मेंशन करना होता है डायग्नोसिस में। सही है, तो ये 3 कंपोनेंट हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस को कंप्लीट करती हैं। तो ईच कंपोनेंट सर्व्स एज स्पेसिफिक पर्पस, जाहिर बात है हर एक कंपोनेंट का अपना एक खास मकसद होता है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम एंड डिफिनीशन। डायग्नोस्टिक लेबल जिसे हम कहते हैं, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्नोस्टिक लेबल डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम और रिस्पॉन्स फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज गिवन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट के जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं जिसके लिए वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं ताकि उसकी केयर करके उसको ठीक किया जाए। टू बी क्लिनिकली यूजफुल, डायग्नोस्टिक लेबल नीड्स टू स्पेसिफिक। When the word specify follow anenda label, the nurse state the area in which the problem occurred. For example, deficient knowledge or deficient knowledge, dietary adjustment वगैरह, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम एंड डिफिनीशन की बात होती है नर्सिंग डायग्नोसिस में, तो इसमें हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है तो वो प्रॉब्लम कहाँ पर पेशेंट को हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम एंड डिफिनीशन में इसको मेंशन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ क्वालिफायर्स आते हैं। क्वालिफायर्स क्या है, qualifiers are words that have been added to some NANDA labels to give additional meaning to the diagnostic statement. Qualifier जो है ये हमारे साथ कुछ एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया होता है, तो उसको मज़ीद जो है आसान बनाते हैं हमारे समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऐसे वर्ड्स जिसको जब हम नंडा लेबल्स के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ ऐड करते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को समझने में हमें क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, हमें आसानी जो है वो हमारे लिए आसानी उससे पैदा होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्वालिफायर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का क्या मतलब है, डिफिशिएंट से मुराद इनएडिक्वेट इन अमाउंट, मतलब मिकदार में नाकाफ़ी हो, या क्वालिटी और डिग्री में जो है नाकाफ़ी हो, या नॉट सफिशिएंट और इनकम्प्लीट जो कि नामुकम्मल हो, या नॉट सफिशिएंट हो, काफ़ी ना हो। तो डिफिशिएंट से मुराद क्या है, डिफिशिएंट से मुराद जो कि हमारे लिए नाकाफ़ी हो, सही है। इम्पेयर्ड किसे कहते हैं, इम्पेयर्ड ये हमारे साथ दूसरा क्वालिफायर है, ठीक है। इम्पेयर्ड से मुराद ये है मेड वर्ड्स जो कि क्या करता है, इम्पेयर्ड से मुराद खराबी का आना, वीकेंड मतलब कमज़ोर हो जाना, डैमेज ख़राब हो जाना, रिड्यूस डिट्योरेट मतलब रिड्यूस मतलब कमी का आ जाना, डिट्योरेटेड से मुराद ख़राब हो जाना या उसमें ख़राबी का आना। इम्पेयर्ड इसको कहते हैं। डिक्रीज से क्या मुराद है, डिक्रीज से मुराद लेसर इन साइज, साइज में कमी होना, ठीक है, या मिकदार में कमी होना, या डिग्री में कमी होना, शिद्दत में कमी आना। इनइफेक्टिव से मुराद जो कि हमारे मंशा के मुताबिक असरात को प्रोड्यूस नहीं करता, इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसको हम इनइफेक्टिव कहते हैं। और कंप्रोमाइज़ से मुराद ये है कि टू मेक वर्नरेबल टू थ्रेट, जो कि हमें किसी भी किस्म के ख़तरे के लिए क्या करते हैं, वर्नरेबल बनाती है, ठीक है, हमें जो है कमज़ोर बनाती है कि वो ख़तरा जो है हम पर जो है अटैक कर सकता है, हम उस ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको वर्ड्स अभी बताए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्वालिफायर्स कहते हैं, जो कि जब हम इसको किसी प्रॉब्लम के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमें उस प्रॉब्लम को समझने में क्या करती है,
हेल्प प्रोवाइड करती है। सो ईच डायग्नोस्टिक लेबल प्रोवाइड बाय नंदा कैरीज अ डेफिनेशन दैट क्लेरिफाइज इट्स मीनिंग, ठीक है, जो कि हमें उस चीज़ का जो मतलब है वो हमें क्लेरिफाई करता है। क्लियर है? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का वो है एथियोलॉजी, रिलेटेड फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। मतलब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, तो इस पेन के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकते हैं और कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मज़ीद ये एब्डोमिनल पेन जो है बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एथियोलॉजी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। The etiology component of nursing diagnosis identify one or more probable cause of the health problem, give direction to the required nursing therapy and enable the nurse to individualize client care। ठीक है, वही बातें जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी कि एटियोलॉजी जो हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस का दूसरा कंपोनेंट है, तो ये हमारे साथ वो कंपोनेंट है जिसमें हम पेशेंट का जो प्रॉब्लम लाहक हुई होती है, तो उस प्रॉब्लम के पीछे एक या एक से ज़्यादा वजूहात का होना या रिस्क फैक्टर्स का होना या इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसका होना, जिसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए प्लानिंग भी करते हैं ताकि इनके इन प्रॉब्लम को हम सही तरीके से क्या करें, सॉल्व कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजी कहते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स are the clusters of signs and symptoms that indicate the presence of the particular diagnostic label। Defining characteristics से मुराद ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट को जो है एब्डोमिनल पेन हो रही है तो इसके पीछे जो वजूहात होंगी, तो इसमें पहली वजह मिसाल के तौर पर लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से पेशेंट को कंस्टिपेशन है, तो कंस्टिपेशन के पीछे फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से इनको कंस्टिपेशन हुई है। इसके अलावा साइन सिम्टम में क्या आएगा, साइन सिम्टम्स में इसमें जो क्या कहते हैं, जो मोटिलिटी है, ठीक है, या पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है, इसका डिक्रीज हो जाना, ये हमारे साथ एक क्या होगा, ये हमारे साथ एक साइन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंस्टिपेशन पेशेंट को जो है हुई है। इसी तरह से दूसरे साइन सिम्टम जो है वो हमें मिल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का डिहाइड्रेट हो जाना। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट जो है वो किस चीज़ का शिकार हो सकता है, कंस्टिपेशन का शिकार हो सकता है। तो ये हमारे साथ साइन सिम्टम्स है। डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के जो साइन सिम्टम्स है उसको हम मेंशन करते हैं, जिसको हमने डायग्नोस्टिकली लेबल किया होता है। सो द नंदा लिस्ट ऑफ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड एंड रिफाइंड, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद जो है इसको इम्प्रूव किया जाता है और इसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड किया जाता है नंदा ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस का अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे आप पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे। सो डायग्नोस्टिक एंड डिफिनीशन में सबसे पहले देखिए एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का क्या मतलब है कि पेशेंट का किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, किसी किस्म की वो सोशलाइजेशन में उसका जो है इंटरेस्ट नहीं है, बस घर में जो है वो पड़ा रहता है, कोई काम वगैरह नहीं करता। तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस में क्या होगा, इनसफिशिएंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी टू एंड्योर और कंप्लीट रिक्वायर फॉर डिजायर्ड डेली एक्टिविटीज। रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ना ही उसमें किसी किस्म की फिजिकल और ना ही साइकोलॉजिकली उनमें जो है किसी किस्म की एनर्जी जो है वो होंगी। तो इस वजह से जो है वो क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का शिकार है, मतलब वो कोई भी काम जो है करने की काबिल नहीं है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हो सकते हैं, रिलेटेड फैक्टर या एटियोलॉजी क्या हो सकती है, बेड रेस्ट और इमोबिलिटी। बेड रेस्ट मुसलसल जो है लेटे हुए है या किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म के काम करने की काबिल नहीं रहा। जनरलाइज वीकनेस या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हुआ है। इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड, या प्रॉपरली उसको गैसियस एक्सचेंज जो है नहीं हो रही, ब्रीथिंग मसला है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल या उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इस वजह से वो क्या हुआ है, फिज़िकली अनफिट हुआ है।
अब इसके पीछे साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके पीछे साइन सिम्टम्स को अगर हम देखें, वर्बल रिपोर्ट ऑफ फैटीग एंड वीकनेस, पेशेंट जो है वो हमें ख़ुद बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थका फ़ील करता हूँ और कमज़ोरी मुझे फ़ील होती है। एबनॉर्मल हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, जब हमने उनको चेक किया तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर उनका एबनॉर्मल था, ठीक है। ईसीजी चेंजेस, ठीक है, ईसीजी में चेंजेस आई थी। एरिथमिया, इर्रेगुलर हार्ट रेट था, ठीक है। स्कीमिया की वजह से या एक्सर्शनल डिस्कम्फर्ट और डिस्निया या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग की वजह से जो है इनको ये मसले लाहक हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसके पीछे वजूहात को भी हमने क्या किए हैं, मेंशन किए हुए इसमें, और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से क्या साइन सिम्टम पेशेंट में जो है नोट किए गए हैं, तो वो भी हमने मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। फिर हमारे साथ डायग्नोस्टिक प्रोसेस आता है। सो द डायग्नोस्टिक प्रोसेस हैज़ 3 स्टेप्स। इसके भी हमारे साथ क्या है, 3 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग डेटा। डेटा को हमने एनालाइज करना होता है। असेसमेंट के दौरान हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि उस डेटा को हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसी के बेस पर हम क्या करें, एक डिसीजन लें, और वो डिसीजन हमारे साथ पेशेंट के प्रॉब्लम के हवाले से होती है। सो कंपेयर डेटा अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है हमने डेटा को कंपेयर करना होता है। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट क्लूज, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लूज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पेशेंट की जो हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ क्लूज होते हैं ना, क्लूज से मुराद साइन सिम्टम, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लस्टर ऑफ क्लूज, जनरेटिव टेंटेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। आइडेंटिफाइंग गिव्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, मुख्तलिफ जो हेल्थ स्टेटसेस होते हैं उनमें गेप कितनी है, इनकंसिस्टेंसीज उसमें कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस ऑफ डेटा के दौरान हम इसको कंसीडर करते हैं, इस पर सोच विचार करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे साथ वो है आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ। हेल्थ प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क और उसके स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम एंड रिस्क, फिर जो डेटा हम एनालाइज कर लेते हैं तो उसी के बेस पर फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और कौन से प्रॉब्लम होने का खदशा इनको है, जिसको हम रिस्क कहते हैं। डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, और इसी तरह से पेशेंट के स्ट्रेंथ को भी हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट मज़ीद कितने दिन जो है वो सब्र कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ताकि उस टाइम तक जो है हम इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें और फिर इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फार्मूलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, फिर हमारे साथ तीसरा जो पार्ट आता है या स्टेप आता है वो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को फार्मूलेट करना। सो इसके हमारे साथ बेसिक 2 स्टेटमेंट होते हैं, बेसिक 3 पार्ट स्टेटमेंट और 1 पार्ट स्टेटमेंट, मतलब मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ स्टेटमेंट होते हैं डायग्नोस्टिक के, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसी तरह से डायग्नोसिस प्रोसेस ये हमारे साथ मुकम्मल हो जाता है। जो 2 पार्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो 2 पार्ट स्टेटमेंट होती है ना, तो इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके पीछे जो वजह होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो 3 पार्ट स्टेटमेंट होती है तो इसमें हम प्रॉब्लम के पीछे क्या वजूहात है और वजूहात के साथ साथ रिस्क फैक्टर या जो साइन सिम्टम्स है उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। और 1 पार्ट स्टेटमेंट में सिर्फ हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? फार्मूलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को फार्मूलेट करने का तरीका यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मोस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आर रिटन एज 2 पार्ट और 3 पार्ट स्टेटमेंट। ज़्यादातर जो हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट होती है तो या तो वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है या 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वेरिएशंस होती है। 2 पार्ट स्टेटमेंट हमारे साथ क्या होता है,
स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मतलब जो प्रॉब्लम पेशेंट को हुआ होता है, ठीक है, वो हम मेंशन करते हैं, और उसके पीछे जो वजूहात होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इटियोलॉजी को हम मेंशन करते हैं। प्रॉब्लम में स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्स, क्लाइंट के जो रिस्पॉन्सेस है, जो मसले हैं उनको, ठीक है। और इटियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग और प्रोबेबल काज ऑफ द रिस्पॉन्स, पेशेंट को जो मसला हुआ है तो किस वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है, उस वजह को हम क्या करते हैं, एटियोलॉजी में मेंशन करते हैं। तो ये हमारे साथ टू पार्ट स्टेटमेंट होती है नर्सिंग डायग्नोसिस में, ठीक है। दोनों के दरमियान, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी के दरमियान हम वर्ड रिलेटेड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब कंस्टिपेशन रिलेटेड टू लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, और ये हमारे साथ डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट होती है जो कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल कंस्टिपेशन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग लेजेटिव यूज़, लेजेटिव जो है बहुत ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से पेशेंट को क्या हुई है, कंस्टिपेशन हुई है। तो ये हमारे साथ टू पार्ट क्या है, टू पार्ट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो अब जो है हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बेसिक थ्री पार्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। मतलब इसका ये है कि इसमें हम प्रॉब्लम को भी डिफाइन करेंगे, उसके पीछे जो वजूहात है उसको भी मेंशन करेंगे, और साथ में प्रॉब्लम की वजह से जो साइन सिम्टम हमें पेशेंट में नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको भी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सो बेसिक थ्री पार्ट स्टेटमेंट, the basic three-part nursing diagnostic statement is called the PES format. PES से क्या मुराद है? P stand for problem, E stand for etiology, and S stand for what? For sign and symptom. So problem, etiology, sign, symptom, format and include the following. सबसे पहले problem. So statement of the client response, पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है, जिसको हम नेंडा लेबल कहते हैं। एटियोलॉजी स्टैंड फॉर ई, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू और प्रोबेबल काजेज ऑफ द रिस्पॉन्सेज, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई है तो उसके पीछे जो वजूहात होते हैं, जिसको हम एटियोलॉजी कहते हैं, इसको मेंशन करते हैं। और साइंस सिम्टम्स जो है, जो हमारे साथ प्रॉब्लम की वजह से जो अलामात हमें पेशेंट में नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको हम मेंशन करते हैं। सो द PES फॉर्मेट इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर बिगनिंग डायग्नोस्टिशियन, ठीक है, because the sign symptoms validate why the diagnosis was chosen and make the problem statement more descriptive, ठीक है। जो हमारे साथ PES फॉर्मेट होता है, तो ये ख़ास तौर पर हमारे साथ जो बिगनिंग डायग्नोस्टिशियन होते हैं, जो कि स्टार्ट में उन्होंने अभी ये डायग्नोस्टिक का काम शुरू किया होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके पीछे जो साइन सिम्टम ये लोग मेंशन करते हैं, तो इससे जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, और पता भी चल जाता है कि इस प्रॉब्लम को क्यों मेंशन किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। दिस फॉर्मेट कैन नॉट बी यूज और रिस्क डायग्नोसिस बिकॉज द क्लाइंट डज। अच्छा जी, सही है, सही है, इसकी समझ आ गई आपको? मज़ीद अगर यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल को देखें, तो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, फिर इटियोलॉजी को मेंशन करते हैं, सही है, इटियोलॉजी को मेंशन करते हैं, और आखिर में हमारे साथ मैनिफेस्टेड मतलब साइंस सिम्टम्स को मेंशन करते हैं। सो मिसाल के तौर पर सिचुएशनल लो सेल्फ इस्टीम रिजेक्शन बाय हस्बैंड, मिसाल के तौर पर हस्बैंड की वजह से कोई बंदा जो है वो रिजेक्ट हुई है, ठीक है, कोई बंदी, तो वो सेल्फ स्टीम जो है लो फील कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सीड हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हुई है, एहसास कमतरी जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रही है। तो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बाय हस्बैंड, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम के पीछे जो वजह है, सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बाय हस्बैंड, ठीक है। तो ये हमारे साथ टू पार्ट स्टेटमेंट हो गई, और आखिर में हमारे साथ एज मैनिफेस्टेड बाय क्रिटिसिज्म, हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, डू नॉट नो, ठीक है, इफ़ आई कैन मैनेज माई सेल्फ एंड रिजेक्ट पॉजिटिव फीडबैक, so hypersensitivity to state that I do not know if I can manage myself and reject positive feedback. So
हमारे साथ जो 3 पार्ट स्टेटमेंट होती है नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो बेसिकली इसमें जो असल चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो यही है कि इसमें हम प्रॉब्लम, एटियोलॉजी और जो रिलेटिव जो साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसको हम मेंशन करते हैं। और वन पार्ट स्टेटमेंट क्या होता है? सम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज वेलनेस डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ निंडा लेबल ओनली, ठीक है। वन पार्ट स्टेटमेंट जो है ये ख़ास तौर पर हम जो वेलनेस डायग्नोसिस करते हैं या सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें जो है वन पार्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। रेडनेस फॉर एनहांसिंग पेरेंटिंग, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर वगैरह, तो ये हमारे साथ क्या है? एग्जांपल है वन पार्ट स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस की। क्लियर है? वेरिएशन ऑफ बेसिक फॉर्मेट, सो बेसिक फॉर्मेट में जो हमें चेंजेस नज़र आ रही है, ठीक है। सो राइटिंग अननोन इटियोलॉजी, ठीक है, अननोन इटियोलॉजी जो कि आपको मालूम नहीं होती, ठीक है, उसको लिखना। यूजिंग द फ्रेज कम्प्लेक्स फैक्टर्स, ठीक है, यूजिंग द वर्ड पॉसिबल, सही है। इसी तरह से सेकेंडरी टू डिवाइडेड द इटियोलॉजी अकॉर्डिंग या एडिंग द सेकेंड पार्ट टू द जनरल रिस्पॉन्सेज, तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ वेरिएशन होती है बेसिक फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में। ये अननोन इटियोलॉजी या कम्प्लेक्स फैक्टर या पॉसिबल या सेकेंडरी टू या सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं। अवॉइडिंग एरर इन डायग्नोस्टिक रीजनिंग, डायग्नोस्टिक रीजनिंग में किस तरह से हम अपने आप को एरर से बचा सकते हैं। सो हमने क्या करना होता है? वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन से करने से, वैलिडेशन करने से हम अपने आप को गलती करने से बचा सकते हैं। बिल्डिंग अ गुड नॉलेज बेस एंड एक्वायर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपके पास अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छी होगी और नॉलेज अच्छी होगी तो आप जो है एरर पर नहीं करेंगे, आपसे फिर गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल, इसी तरह से आपके पास काम करने के हवाले से जो है आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ नॉर्मल होती है, कौन कौन सी अब नॉर्मल होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कंसल्ट रिसोर्सेज हो गई, बेस डायग्नोसिस ऑन पैटर्न, ठीक है, इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी, ठीक है, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होंगी, एक्सपीरियंस होंगी, स्किल्स होंगे, तो आप फिर गलतियों को नहीं करेंगे और आपकी गलती होने के चांसेस भी फिर क्या होंगे? कम होंगे। सही है। अच्छा जी, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द कंट्रास्ट इनिशियल ऑनगोइंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ दैट अकर इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से explain how standard of care and preparatory care plan can be individualized and used in creating a comprehensive nursing care plan. So nursing care plan के हवाले से अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम effective nursing care plan को कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग किसे कहते हैं? ऑलरेडी आप सबको पता है। प्लानिंग इज अ डिलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्लानिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट के प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, पेशेंट के केयर के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। हम एक्शन जो है वो क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं कि अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से टूल्स को यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, हमारे इस एक्शंस को परफॉर्म करने का मकसद क्या होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टमेटिक फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम सही तरीके से फैसला कर सके और पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इन प्लानिंग द नर्स रिफर टू द क्लाइंट असेसमेंट डेटा and diagnostic statement for direction in formulating client goals and designing the nursing interventions required to prevent, reduce, or eliminate the client
हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको बताई कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो इसी वजह से करते हैं कि हम अपने पेशेंट की जो डेटा हमने ली होती है और जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट्स हमने डिस्क्राइब किए होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट के हेल्थ के लिए एक गोल्स सेट करते हैं। उसके लिए हम जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है चूज़ करते हैं और उसी टेक्निक्स को फिर पेशेंट पर अप्लाई करते हुए उनकी जो हेल्थ स्टेटमेंट है उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो टाइप ऑफ प्लानिंग हमारे साथ प्लानिंग के भी टाइप्स है, ठीक है। इनिशियल प्लानिंग आ जाती है, ऑन गोइंग प्लानिंग आ जाती है। इनिशियल प्लानिंग क्या है? द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर। इनिशियल प्लानिंग यूजुअली हमारे साथ ये वो प्लानिंग होती है जब नर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिशन असेसमेंट के दौरान जो है पेशेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए जो पहली दफ़ा जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनिशियल प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि इनिशियल असेसमेंट होती है ना, बिल्कुल हमारे साथ इनिशियल प्लानिंग भी होती है। फिर इसी तरह से ऑन गोइंग प्लानिंग से मुराद ये है कि एक बार जब आपने प्लानिंग की हो, उसको करने के बाद फिर आपके पास पेशेंट वक्तन फ़वक्तन आते हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करते हुए उसके मुताबिक आप मज़ीद प्लानिंग में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन गोइंग प्लानिंग कहते हैं। सो इज़ डन बाय ऑल नर्स हु वर्क विद द क्लाइंट। As nurse obtain new information and evaluate the client responses to care, they can individualize the initial care plan further, ठीक है। कि इनिशियल प्लानिंग करने के बाद जब उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब दोबारा पेशेंट उनके पास आते हैं, तो उनकी जब इवॉल्वेशन की जाती है तो पेशेंट के हेल्थ स्टेटस का हमें पता चल जाता है। अगर इम्प्रूवमेंट आई हो तो भी पता चल जाता है, अगर नहीं आई हो तो भी पता चल जाता है। तो इसके मुताबिक हम दोबारा से उनकी जो प्लानिंग होती है उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं, ताकि उनकी जो केयर है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाए, मज़ीद केयर जो है वो बेहतर से बेहतर पेशेंट को मिल जाए। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है, ठीक है, जो कि वक्तन फ़वक्तन हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, तो इसको हम ऑन गोइंग प्लानिंग कहते हैं। Ongoing planning also occurred at the beginning of a shift as the nurse planned the care to be given that day, ठीक है। Ongoing planning जो है ये हमारे साथ वो प्लानिंग होती है जो कि मिसाल के तौर पर आज आपने ड्यूटी कर ली है तो कल आपकी दोबारा ड्यूटी होगी उसी पेशेंट के साथ। तो कल के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं कि कल के पेशेंट को मैंने इस तरह की केयर देनी है, ये मेडिसिन देने होंगे, इस टेक्निक्स के ज़रिए देने होंगे और ये गोल जो है मैंने अचीव करने हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑन गोइंग प्लानिंग कहते हैं। फिर डिस्चार्ज प्लानिंग हमारे साथ आ जाती है, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। डिस्चार्ज प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड आफ्टर डिस्चार्ज, इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड शुड बी एड्रेस इन ईच क्लाइंट केयर प्लान, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग से मुराद ये है कि जब आपके पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो ख़तरे से बाहर आ जाती है और उनको घर जाने की इजाज़त मिल जाती है, तो घर जाने से पहले आप उनके जो अटेंडेंट होते हैं उस पेशेंट को भी समझाते हैं, साथ में उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी आप उनकी जो मेडिसिन्स होते हैं उसके हवाले से एजुकेट करते हैं, पूरा तरीका उनको बताते हैं कि इस टाइम आप लोगों ने ये मेडिसिन देने हैं, इस तरीके से देने हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल हो, तो आपने फिर इस तरह से करना है। तो डिस्चार्ज होने के दौरान जब आप उनको जो प्लानिंग देते हैं, जो एजुकेट आप उनको करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। क्लियर है? डेवलपिंग Yes, नर्सिंग, sir. अच्छा जी, डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे डेवलप करेंगे? सो इनफॉर्मल इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान, फॉर्मल नर्सिंग केयर, इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान, ये हमारे साथ क्या है, इज अ स्ट्रेटजी फॉर एक्शन दैट एग्जिस्ट इन द नर्स माइंड। फॉर एग्जांपल द नर्स में थिंक मिसिस Mrs. Fan is very tired. I will need to reinforce for her. I will need to reinforce her teaching after she is rested. ठीक है? So
इनफॉर्मल नर्सिंग प्लान से मुराद ये है मिसाल के तौर पर कि ये वो स्ट्रेटजीज होते हैं, वो प्लान्स होते हैं जो कि आपके माइंड में होते हैं, जो कि आप पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ है, ठीक है, वो मज़ीद जो है आपके साथ कोलेब्रेशन करने के मूड में नहीं है, तो आप उस टाइम सोचते हैं कि चलिए हम मेरा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम करें। तो आराम करने के बाद इनको मैं दोबारा से जो है मेडिकेशन के हवाले से बताऊंगा, इनको मैं टीच कराऊंगा, इनको मैं समझाऊंगा। जब ये आराम कर ले, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो ये इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है, ठीक है। फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान इज अ रिटन और कंप्यूटराइज गाइड दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट केयर, ठीक है। जबकि फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान ये इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान के बनस्बत थोड़ा सा चेंज होता है। ये हमारे से पहले से लिखा गया, पहले से जो है इसको मेंशन किया गया एक प्लेन होता है, जो कि कंप्यूटर में इसको क्या किया होता है, सेट किया गया होता है, ठीक है। तो इसी के मुताबिक हम जो केयर करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं, तो इसको हम फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं। स्टैंडर्डाइज केयर प्लान ये भी हमारे साथ एक फॉर्मल प्लान होता है। डेट स्पेसिफाइज द नर्सिंग केयर फॉर ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स विथ कॉमन नीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ ग्रुप ऑफ क्लाइंट, मिसाल के तौर पर एक वार्ड है, ठीक है, जिसमें तमाम पेशेंट जो है एक ही प्रॉब्लम के मौजूद है, एक ही मसले के साथ तमाम पेशेंट जो है वहाँ पर क्या एडमिट हुए हैं। तो जाहिर बात है बहुत सारे पेशेंट है, सबको एक ही मसला है, तो सबके लिए एक क्या होगी, एक ख़ास नर्सिंग केयर प्लान होती है, जो कि सबको उसी तरह से जो है क्या किया जाता है, उस केयर प्लान के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की हमारे साथ वो पेशेंट जिनको जो है हम हार्ट अटैक जिनको आई हुई होती है, जो हमारे साथ कार्डिक वार्ड होता है, तो वहाँ पर हम उनको रखते हैं। तो ज़ाहिर बात है उन सब के लिए फिर जो स्ट्रेटजीज होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारे साथ स्टैंडर्डाइज केयर प्लान कहलाता है। इंडिविजुअल केयर प्लान इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो इट्स टेलर्ड टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक लाइन, नीड्स दैट आर नॉट एड्रेस्ड बाय द स्टैंडर्डाइज प्लान, ठीक है। इसमें हम पेशेंट के, हर एक पेशेंट के अपनी ज़रूरियात होती है, अपनी केयर उनको क्या होती है, उनको ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। तो उनकी नीड्स के मुताबिक उनके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल केयर प्लान कहते हैं। सही है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच टू केयर प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज अप्रोच टू केयर प्लानिंग, तो इसमें हमारे साथ सिंपल बातें हैं, ठीक है। मोस्ट हेल्थ केयर एजेंसीज हैव डिसाइड या डिवाइस अ वेराइटी ऑफ प्री-प्रिंटेड स्टैंडर्डाइज प्लान फॉर प्रोवाइडिंग essential nursing care to specific group of client who have certain needs in common, ठीक है, वही बात है। तो इसमें हमारे साथ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स आर प्री प्रिंटेड टू इंडिकेट द एक्शन कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लाइंट। प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो एक्शंस होते हैं जो कि पहले से जो है हमें मेंशन किए गए होते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को आपने इस तरह की केयर देनी है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स हो गए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डेवलप्ड द हैंडलिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिचुएशन, ठीक है। इसी तरह से जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो पेशेंट की जो सिचुएशन होती है, तो उसके मुताबिक ही हम क्या करते हैं, अख्तियार करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डर रिगार्डिंग क्लाइंट केयर। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये हमारे साथ पहले से लेके गए रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज होते हैं, जिसके मुताबिक हमने क्या करनी होती है, पेशेंट को केयर देनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस टू केयर प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज तरीके से जो केयर प्लान है उसके हवाले से हम ये काम करते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। फॉर्मेट फॉर नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान के लिए स्टूडेंट केयर प्लान्स है, ठीक है, और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान है हमारे साथ। तो इसको हम थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस आपको पता है, एनसीपी का नाम आप लोगों ने सुना है, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, फिर इसी तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं,
फिर नर्सिंग प्लानिंग करते हैं, फिर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आखिर में हमारे साथ इवाल्वेशन होती है। तो ये हमारे साथ कॉमन क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है, एनसीपी होता है, नर्सिंग केयर प्लान। सो प्लानिंग प्रोसेस इसको डिस्कस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग क्लाइंट केयर प्लान द नर्स इंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। नर्स ने जो है मंदरज झेल चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले सीटिंग प्रायोरिटीज़, अपने लिए प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है नर्स ने कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है जो कि सबसे पहले मैंने जो है उसको परफॉर्म करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए गैर ज़रूरी है जिसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो प्रायोरिटीज़ को अपने लिए सेट करना ये हमारे साथ प्लानिंग प्रोसेस में एक पहला काम होता है। दूसरा क्या है, इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल डिज़ायर आउटकम। क्लाइंट के हवाले से आपने अपने गोल्स को क्या करना होता है, सेट करना होता है कि अगर मैं पेशेंट को केयर दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या मकसद है मेरा, किस लिए मैं ये केयर दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपने गोल्स को सेट करने हैं। इसी तरह से सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, आप अगर केयर दे रहे हैं तो किस तरीके से आप ये केयर देंगे, कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, किस टेक्निक्स के थ्रू आप ये केयर देंगे, तो आपने उन नर्सिंग इंटरवेंशन को भी क्या करना होता है, प्लानिंग में मेंशन करना होता है। इसी तरह से राइटिंग इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन केयर प्लान, केयर प्लान में आपने हर एक पेशेंट के लिए उनकी नीड्स के मुताबिक आपने क्या करनी होती है, नर्सिंग इंटरवेंशन करनी होती है, केयर आपने देनी होती है। सो सिटिंग प्रायोरिटीज़ में क्या है, सिटिंग प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो प्रोसेस होता है ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रीफरेंशियल सीक्वेंसेस फॉर एड्रेसिंग नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। द नर्स मस्ट कंसीडर अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स व्हेन असाइनिंग प्रायोरिटीज़ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सिटिंग प्रायोरिटीज़ ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो नर्सिंग डायग्नोसिस इंटरवेंशन होती है तो उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपने लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती है तो उसको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। प्रायोरिटाइज़ से मुराद ये है कि किसी चीज़ को आप अहमियत देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के बिना पर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आपके पास आया है ट्रामा में, ठीक है, इमरजेंसी में, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप उनकी जो एयरवे है उसको आप क्या करें, चेक करें। एयरवे अगर क्लियर होंगी तो उसके बाद ही आप आगे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर एयरवे क्लियर नहीं है और आप बाकी प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एयरवे क्लियर ना होने की वजह से 1 या 2 या 3 मिनट में आपका पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो कोई आपका जो है वो आउटकम नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो प्रायोरिटी आपकी क्या है ट्रॉमा में, प्रायोरिटी आपकी ट्रॉमा में ये है कि सबसे पहले आपने एयरवे को चेक करना है। सही है, फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, ब्रीथिंग को चेक करनी है कि ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फिर आपने सर्कुलेशन चेक करनी है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है और आप ब्लीडिंग को इग्नोर करें और मज़ीद आगे जाए, ठीक है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, तो एक टाइम आएगा कि उनको क्या हो जाएगी, उनको एनीमिया हो जाएगी, पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, हाइपोवोल्यूमिया का शिकार हो जाएगा और इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। सही है। सो द क्लाइंट हेल्थ वैल्यूज एंड बिलीव, क्लाइंट्स जो है सेहत के हवाले से वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी बिलीव्स क्या है और सेहत उनके लिए कितनी अहमियत रखती है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। क्लाइंट प्रायोरिटीज़, क्लाइंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है अहमियत रखती है। रिसोर्सेज अवेलेबल टू द नर्स एंड क्लाइंट, नर्स क्लाइंट के साथ कौन से रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है ये आपने देखना है। अर्जेंसी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हमारे साथ किस नौइयत की है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको अगर हम थोड़ी सी भी उस पर हम टाइम वेस्ट करें तो पेशेंट के एक्सपायर होने का ख़तरा हो, तो इसको कहते हैं अर्जेंसी। सो पेशेंट की प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, उसको हमने एड्रेस करना है कि सेवियर प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है या माइल्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हमने देखना होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें सिटिंग प्रायोरिटीज़ में हम मद्देनज़र रखते हैं।
इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल एंड डिज़ायर आउटकम, तो ये भी अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेबल क्लाइंट रिस्पॉन्स व्हाट द नर्स होप टू अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्यों करते हैं या क्यों आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है केयर देने के पीछे, ठीक है। तो उसको आपने मेंशन करना होता है अपने प्लान में कि मैं इसलिए केयर दे रहा हूँ अपने पेशेंट को, इसलिए पेशेंट के नीड्स पूरी कर रहा हूँ ताकि मेरे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है जो कि एबनॉर्मल हुई है वो दोबारा से क्या हो जाए, बहाल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो आपके पर्पसेस क्या होने चाहिए, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर प्लानिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। गोल जो है ये आपको एक डायरेक्शन देती है, ठीक है, कि किस तरह से आप नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं और कैसे आपने नर्सिंग इंटरवेंशन को मूव करना है। सर्व एज अ क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग क्लाइंट प्रोग्रेस, ठीक है, एक क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है उसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। enable the client and nurse to determine when the problem has been resolved, इसी तरह से इससे क्लाइंट और नर्स को इस बात की भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनको इससे पता चल जाता है कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो कितनी हद तक जो है वो ठीक हो चुकी है, प्रॉब्लम कितनी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। हेल्प अल्टरनेटिव या हेल्प मोटिवेट द क्लाइंट एंड नर्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, गोल सेट करने से एक मोटिवेशन भी नर्स और क्लाइंट। कोई क्वेश्चन है? No, sir, clear. अच्छा जी, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गोल की तरफ। तो हमारे साथ शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी जी होते सर। हैं। शॉर्ट टर्म गोल ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे साथ इज एन ऑब्जेक्टिव दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम यूजुअली लेस देन अ वीक। शॉर्ट टर्म गोल्स ये हमारे साथ वो गोल्स होते हैं जिसको अचीव करने में हमारा कम अज़ कम हफ्ते से कम टाइम लगे, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम अपने उस गोल को अचीव करें। तो इस तरह के जो गोल्स होते हैं इसको हम शॉर्ट टर्म्स गोल कहते हैं। और लॉन्ग टर्म्स गोल्स ये हमारे साथ वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम यूजुअली ओवर अ वीक और मंथ, जिसमें हमारे हफ्ता या महीने से ज़्यादा टाइम लगता हो उन गोल्स को अचीव करने में। तो इसको लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स में बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉब्लम्स रिजोल्यूशन आफ्टर डिस्चार्ज, स्पेशली फॉर एक्यूट केयर सेटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल चेंजेस इन क्लाइंट स्टेटस दैट इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन अ रिस्पॉन्स टू नर्सिंग केयर। एक्सपेक्टेड आउटकम से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए हम पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं तो उस मकसद के बारे में हमें क्या हो, उम्मीद हो कि हाँ इससे हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो इस हद तक क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी, इसमें बेहतरी आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम। क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ गोल एंड आउटकम, तो इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट आ जाते हैं, वर्ब्स, कंडीशन, मॉडिफायर्स, क्राइटेरिया ऑफ डिज़ायर, परफॉर्मेंस। सो गोल्स या डिज़ायर आउटकम स्टेटमेंट शुड यूजुअली हैव द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट। इसके हमारे साथ फोर कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट a noun is the client, any part of the client or some attribute of the client such as client pulse or urinary output। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ इसमें क्लाइंट होता है जिसमें हम क्लाइंट को कंसीडर करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साथ बज़ात ख़ुद क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट की बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि एबनॉर्मल होता है। वर्ब क्या है, वर्ब the verb specify an action the client is to perform, for example what the client is to do, learn or experience, ठीक है। verb जो है ये हमारे साथ जो है उन एक्शंस को स्पेसिफाई करता है जो कि क्लाइंट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ कंडीशन आते हैं या मॉडिफायर्स। कंडीशन और मॉडिफायर्स में बी एडेड टू द वर्ब to explain the circumstances under which the behavior is to be performed।
मतलब ये है कि मॉडिफायर्स मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें वजाहत देती है पेशेंट के बिहेवियर के बारे में, कि पेशेंट ने अगर कोई काम किया है या पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इसके साथ हम वर्ड्स को ऐड करते हैं जो कि हमें उस प्रॉब्लम को समझने में क्या करती है, मदद देती है। क्राइटेरियन ऑफ डिज़ायर परफॉर्मेंस, सो द क्राइटेरियन इंडिकेट द स्टैंडर्ड बाय विच अ परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड और दो or the level at which the client will perform the specified behavior, ठीक है। सो क्राइटेरियन ये ऑफ डिज़ायर परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब हम पेशेंट को केयर देंगे तो केयर देने के बाद हमारा पेशेंट जो है इनकी बिहेवियर में, इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस तरह के चेंजेस आएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्राइटेरियन फॉर डिज़ायर परफॉर्मेंस कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो सेकेंड लास्ट स्टेप आता है नर्सिंग प्रोसेस में वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो पहले से प्लान किए होते हैं एक्शन, तो उसको अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने पेशेंट पर, तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। सो इज़ द एक्शन फेज इन विच द नर्स परफॉर्म द नर्सिंग इंटरवेंशन, ये वो एक्शन फेज है जिसमें नर्सेज जो है नर्सिंग इंटरवेंशन को प्रैक्टिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़ आर द एक्शन दैट अ नर्स परफॉर्म टू अचीव द क्लाइंट गोल, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन ये हमारे साथ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि नर्सिस परफॉर्म करते हैं अपने पेशेंट के जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो केयर हम अपने पेशेंट को देते हैं, तो इसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। टाइप ऑफ इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आते हैं। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन ये वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें क्या होता है, द नर्स आर लाइसेंस टू इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल, जिसमें नर्स जो है अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स के बेस पर खुद ब खुद डिसीजन लेते हुए पेशेंट को क्या करते हैं, केयर देते हैं और पेशेंट को जो है उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। मतलब इसमें किसी डॉक्टर की मशवरे की ज़रूरत नहीं होती नर्स को, ठीक है। तो इस तरह की जो इंटरवेंशन होती है जिसमें नर्स बजाते खुद अपनी नॉलेज और स्किल की बुनियाद पर क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। डिपेंडेंट इंटरवेंशन इसके अपोजिट होता है, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ आर all the activities carried out under the physician's order or supervision or according to specified routine, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि नर्स अपने पेशेंट अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक या अपने सुपरवाइज़र के सुपरविजन के अंडर जो है परफॉर्म करते हैं और जो स्पेसिफाइड रूटीन होता है उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम डिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस आर द एक्शन द नर्स कैरीज आउट इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स सच एज फिजिकल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, डाइटिशियन एंड फिजिशियन, ठीक है। जैसे कि जो हमारे साथ क्रिटिकल केयर यूनिट होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक नर्स काम नहीं करते बल्कि वहाँ पर एक नर्स होते हैं, नर्स के साथ डाइटिशियन होते हैं, डाइटिशियन के साथ फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, इसी तरह से दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं, तो इसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन कहेंगे। क्लियर है? The nursing intervention classification. सो नर्सिंग इंटरवेंशन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय द लावा इंटरवेंशन project was first published in 1992 and has been updated every 4 years after then, ठीक है। सो इस टिक्सोनॉमी में हमारे साथ 3 लेवल है, पहला लेवल डोमेन है, दूसरा लेवल जो है क्लासेस है और तीसरा लेवल हमारे साथ क्या है, इंटरवेंशन का है, ठीक है। इसको 1992 में पब्लिश किया गया था। कॉग्निटिव स्किल्स की इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स में अगर कॉग्निटिव स्किल्स की हम बात करें, ठीक है, सो ये आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स से रिलेटेड है, सही है। सो कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, के नर्स में
प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत कितनी है, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत कितनी है, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत कितनी है और क्रिएटिविटी इनमें कितनी है, ये सब कुछ हम कॉग्निटिव स्किल्स में देखते हैं। Interpersonal skills are all of the activities verbal non-verbal people use when interacting directly with one another, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स में वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल आती है, ठीक है। जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्बली आप कैसे है, नॉन वर्बली आप कैसे है, तो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल में आती है। Technical skills are purposeful, hands-on skills such as manipulating equipment, giving injection, bandaging, moving, lifting, and reposition client. टेक्निकल स्किल्स ये आपके पास वो तमाम स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने पेशेंट को मैनेज करते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करने आती है या नहीं, इंजेक्शन का सही तरीका आपको आता है या नहीं, बैंडेज करने का तरीका, पेशेंट को कैसे मूव करना है, लिफ्ट कैसे करना है, उनकी पोजीशन कैसे चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल स्किल्स में क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, नर्स के हवाले से। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, तो द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड, इसमें हमारे साथ क्या आती है, रीअसेसिंग द क्लाइंट, ठीक है, डिटरमाइनिंग द नर्स नीड्स फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, सुपरवाइजिंग द डिलीगेटेड केयर एंड डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़। जितने भी आपने एक्टिविटीज़ की होती है उसको आपने अपने साथ रिकॉर्ड रखना भी होता है कि ये एक्टिविटीज़ मैंने की है, पेशेंट को ये केयर मैंने दी है। इवाल्वेशन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लास्ट स्टेज है नर्सिंग प्रोसेस का, इज अ प्लेन ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटीज इन विच क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिटरमाइंस द क्लाइंट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स आउटकम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। इवॉल्वेशन ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम दो चीज़ों को नोट करते हैं। पहला तो हमने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाई थी तो आया उसको पूरी तरह से हम पेशेंट पर अप्लाई कर चुके हैं या नहीं। दूसरा, केयर प्लान अप्लाई करने के बाद हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। इसको जानने के लिए हम जो अमल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। इवॉल्वेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस बिकॉज conclusion drawn from the evaluation determine whether the nursing intervention should be terminated, continue or change, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इवॉल्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है नर्सिंग प्रोसेस में। क्योंकि इसी के बेस पर आप फैसला करते हैं कि पेशेंट की सेहत जो है वो ख़तरे से बाहर हो चुकी है या उसी तरह से है या हमें प्लान को दोबारा से जो है मॉडिफाई करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इवॉल्वेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इवॉल्वेशन, तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फिर कर सकते हैं।